नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुपमा सक्सेना एलबीएस कॉलेज कोटपुतली से प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस व्याख्यान में मैं आपको राजा राम मोहन रॉय के संबंध में बताऊंगी। ये टॉपिक आपके पाठ्यक्रम के द्वितीय प्रश्न पत्र में सम्मिलित है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन का आरंभ धर्म सुधार चिंतकों से होता है। इस धारा के प्रमुख चिंतक ब्रह्म समाज के राजा राम मोहन रॉय, आर्य समाज के दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण मिशन के विवेकानंद एवं थियोसोफिकल सोसाइटी की डॉक्टर एनी बेसेंट हैं। इनका चिंतन भारतीय पुनर्जागरण का प्रतीक है। राजा राम मोहन रॉय उस राजनीतिक क्रांति के जनक माने जा सकते हैं जिनके द्वारा आधुनिक भारत का जन्म हुआ। राजा राम मोहन रॉय ने एकेश्वरवाद, मानववाद, व्यापक सामाजिक अवसर उपलब्धि, सामाजिक न्याय एवं संतुलित प्रशासनिक व्यवस्था को अपने चिंतन का आधार बनाया। उन्होंने ब्रह्म समाज के माध्यम से एक गतिशील समाज एवं व्यवस्था के प्रयास किए। राजा राम मोहन रॉय का ऐतिहासिक महत्व यह है कि उन्होंने अपने युग की देश विदेश की प्रवृत्तियों को समझा, आत्मसात किया और फिर उन प्रवृत्तियों को भारत के संदर्भ में चरितार्थ करने का प्रयत्न किया। हम जानते हैं कि भारतीय इतिहास में 18वीं सदी का समय देश के लिए अवनति का समय था। शिक्षा, कृषि, विधि, प्रशासन के सभी क्षेत्रों में जड़ता व्याप्त थी। ऐसे समय में राजा राम मोहन रॉय का यह विचार कि धर्म कर्मकांडों से पृथक है, वैज्ञानिक शिक्षा के अभाव में उन्नति संभव नहीं है तथा नारी को अपनी अस्मिता स्थापित करने का अधिकार होना चाहिए, अत्यधिक महत्वपूर्ण व तत्कालिक विचारों से भिन्न व उस समय से बहुत आगे था। अब चलते हैं बच्चों हम राजा राम मोहन रॉय के जीवन परिचय की तरफ। भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत और सुधार आंदोलनों के प्रवर्तक राजा राम मोहन रॉय का जन्म बंगाल में हुगली जिले के राधानगर ग्राम में 22 मई 1872 को हुआ। राम मोहन के पिता रमाकांत राय जमींदार थे। उनकी माता का नाम तारिणी देवी था। रमाकांत वैष्णव और तारिणी देवी शाक्त मतावलंबी थीं। राजा राम मोहन रॉय के पितामह कृष्णचंद बैनर्जी बंगाल के नवाब की सेवा में थे और उन्हें राय की उपाधि प्राप्त हुई थी। तभी से राय शब्द परिवार के सभी सदस्यों के नाम के साथ जुड़ गया। राम मोहन को आरंभिक शिक्षा राधानगर में अपने पिता की देखरेख में प्राप्त हुई। बाद में उन्हें पिता ने फारसी और अरबी पढ़ने के लिए पटना तथा संस्कृत पढ़ने के लिए बनारस भेजा। बनारस में उन्होंने संस्कृत में भारत के प्राचीन धर्म शास्त्रों का अध्ययन किया। वेदांत और उपनिषद की ओर वे विशेष रूप से आकर्षित हुए। उन्होंने 10 वर्ष तक ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी की और इस दौरान उन्होंने अंग्रेज़ी भाषा पढ़ी। इसके अतिरिक्त उन्होंने फ्रेंच, ग्रीक, लैटिन, हिब्रू आदि भाषाओं का अध्ययन किया। धार्मिक सत्य के लिए राम मोहन के मन में गहरी जिज्ञासा थी। विभिन्न धर्मों का अध्ययन करके उन्होंने बुद्धिवादी दृष्टिकोण को अपनाया। राम मोहन के पिता यद्यपि उन्हें वैष्णव हिंदू धर्म की शिक्षा देना चाहते थे, लेकिन राय हिंदू धर्म के विभिन्न देवी देवताओं को स्वीकार नहीं कर सके। राय ने इस्लाम धर्म का भी अध्ययन किया। वे इस्लाम के एकेश्वरवाद तथा समता के सिद्धांत से प्रभावित भी हुए। इन सिद्धांतों के प्रभाव के फलस्वरूप उन्होंने हिंदुओं के बहुदेववादी विचारों का खंडन किया। उन्होंने ईसाई धर्म का भी गहन अध्ययन किया। उन्हें न्यू टेस्टामेंट की सरल नैतिक शिक्षाओं से गहरी प्रेरणा मिली। यह कहा जा सकता है कि राम मोहन रॉय का दृष्टिकोण मूलतः बौद्धिक था। उन्होंने अपनी दृष्टि से एवं अनुभव से भारत में प्रचलित धर्मों परंपराओं को परखा। जो मान्यता उन्हें अनुचित प्रतीत हुई, उन्होंने उसका विरोध किया।
1814 में ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी छोड़ने के पश्चात उन्होंने अपना सारा समय समाज और धर्म की समस्याओं पर विचार करने में लगाया। इस दौरान उन्होंने धर्म, शिक्षा, साहित्य, नारी सुधार, राजनीतिक जागृति एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में सुधारात्मक प्रयास किए। 1815 में धर्म और दर्शन के विद्वानों से विचार विमर्श के लिए उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की। 1827 में उनके द्वारा ब्रिटिश इंडिया यूनिटेरियन एसोसिएशन स्थापित किया गया। 20 अगस्त 1828 में राममोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज ने राय के नेतृत्व में भारतीयों को नवीन चेतना प्रदान की और देश को राष्ट्रीयता के पथ पर आगे बढ़ाया। वे पहले भारतीय थे जिन्होंने यूरोपीय ज्ञान विज्ञान की अच्छाइयों बुराइयों को भारतीयों के सामने रखने का प्रयास किया। साथ ही भारतीय समाज की अच्छाइयों को यूरोपीय समाज के सामने रखा। वे पहले ब्राह्मण थे जिन्होंने समुद्र पार कर विदेश यात्रा की। नवंबर 1830 में राममोहन मुगल सम्राट अकबर द्वितीय का दूत बनकर इंग्लैंड गए। मुगल सम्राट ने उन्हें राजा की उपाधि से विभूषित किया। वहाँ उन्होंने राजनेताओं, साहित्यकारों, पत्रकारों तथा धर्माचार्यों से भेंट की तथा उन्हें भारतीय जीवन मूल्यों की महिमा का ज्ञान कराया। राममोहन भारत के पहले सांस्कृतिक दूत माने जा सकते हैं। राय इंग्लैंड से फ्रांस गए, जहाँ स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण वे पुनः इंग्लैंड आ गए। इंग्लैंड के ब्रिस्टल नगर में 27 सितंबर 1833 को राममोहन रॉय का स्वर्गवास हो गया। यह था राममोहन रॉय का जीवन परिचय। अब मैं आपको राममोहन रॉय की कृतियों के बारे में बताती हूँ। राममोहन रॉय को अनेक भाषाओं में दक्षता प्राप्त थी। 1830 में उन्होंने फारसी में तूफुल मुवाद्दीन नामक पुस्तक लिखी और उसमें मूर्ति पूजा का तर्कपूर्वक खंडन किया। 1815 में उन्होंने वेदांत सूत्र का बंगला में अनुवाद किया। इसके बाद 1816 में केन और ईशोपनिषद का बंगला व अंग्रेजी में अनुवाद किया। उन्होंने संस्कृत तथा ईसाई धर्म ग्रंथों की व्याख्याएं भी प्रकाशित की। राय व्यक्ति, प्रेस और राष्ट्र की स्वतंत्रता के पक्षधर थे। उन्होंने संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार के माध्यम से अपनी विचारधारा का प्रसार किया। उन्होंने एक द्विभाषी पत्रिका ब्रह्मनिकल भी निकाली। उनकी प्रमुख रचनाओं को हम इस प्रकार देख सकते हैं। पहला, हिंदू उत्तराधिकारी कानून के अनुसार स्त्रियों के प्राचीन अधिकारों पर आधुनिक अतिक्रमण से संबंधित टिप्पणियाँ। यह पुस्तक इन्होंने 1822 में लिखी थी। दूसरा, प्रेस पर नियंत्रण के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय एवं सम्राट को याचिका। यह रचना 1823 की है। अंग्रेजी शिक्षा पर लॉर्ड एमहर्स्ट के नाम एक पत्र। यह रचना 1824 में लिखी गई। इसके बाद ईसाई जनता के नाम अंतिम अपील, यूरोपवासियों के भारत में बसने से संबंधित विचार, भारत की राजस्व प्रणाली पर प्रश्नोत्तर उनकी अन्य रचनाओं में माने जा सकते हैं। बच्चों, इस व्याख्यान में मैं आपको इतना ही बताऊंगी। अगले व्याख्यान में मैं आपको राजा राममोहन रॉय से संबंधित अन्य बातों के संबंध में बताऊंगी। धन्यवाद।